हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिसमें फ़ोन पे मेरे साथ दो और मेरे साथी हैं। मैं उनका नाम उजागर नहीं करूँगा। एक मिस्टर हैं और एक मिसेज हैं। तो हम कुछ प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे और उसका जो पैटर्न होगा यानी क्वेश्चन पूछने और जवाब देने के टाइप का होगा। और वो टॉपिक है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। अभी भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के रूप में बने हैं और वो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति हैं। तो हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन किस पैटर्न पे हम बात करेंगे। हाँ, ये बता दें आपको कि इसका जो सोर्स है कंटेंट का, तो कंटेंट का सोर्स न्यूज़पेपर है। इसके अलावा जो ऑथेंटिक बुक होते हैं लाइक एनसीईआरटी और घटना चक्र वगैरह, कुछ कुछ वैसे क्वेश्चन का भी हम रिव्यू लेंगे, है ना। तो चलिए सीधा चलते हैं। क्वेश्चन है कि ऐसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, उधर से जवाब देंगे, तो ये आप नहीं सुन पाइएगा। इसका उत्तर सिर्फ हम सुनेंगे और वो उत्तर आपको हम बताएंगे कि उधर से उत्तर गलत मिला या सही मिला, क्योंकि उनके द्वारा कहा गया कि मेरा आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो उनका आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होगा, जो उधर से जवाब देंगे उनका आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होगा। तो आपको हम उत्तर के रूप में बताएंगे कि क्या उत्तर मिला क्वेश्चन पूछने के बाद। तो सबसे पहले तो हम ये क्वेश्चन है मेरा, पहला क्वेश्चन है मिस्टर से कि बताइए, ये जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ वो कैमा चुनाव था। जैसे राष्ट्रपति तो 15वें, उपराष्ट्रपति तो 15वें बने हैं, लेकिन उस चुनाव कैमा था। हाँ, सही उत्तर 16वां चुनाव था, क्योंकि उसमें एक हामिद अंसारी जो उपराष्ट्रपति बने हैं भारत के, वो 2 बार बने हैं, है कि नहीं। तो याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति जो हैं ये बने सीपी राधाकृष्णन, वो 15वें उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन ये जो चुनाव हुआ था भारत में उपराष्ट्रपति का, ये 16वां चुनाव था। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है मिस्टर से, बताइए कि जो इनके प्रतिद्वंदी थे, यानी कि इनके विपक्ष में, अगेंस्ट में कौन खड़े थे, यानी कि जो ये चुनाव हुआ अभी 2025 में उपराष्ट्रपति का, तो इनके अगेंस्ट में कौन खड़े थे। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर सुदर्शन रेड्डी, बी सुदर्शन रेड्डी, ये जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, है ना। और ये इंडिया गठबंधन की तरफ से जो है उम्मीदवार थे। इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया का पूरा नाम जो होता है वो होता है भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन, यानी देखिए इंडिया, INDIA, यानी कि द इंडियन नेशनल, है ना, डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंडिया का पूरा नाम। और इधर जो सीपी राधाकृष्णन जो थे, इधर जो गठबंधन का नाम है उसको NDA कहा जाता है, यानी हिंदी में कहें तो उसको राजग बोला जाता है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, है कि नहीं। यानी उसको अगर पूरा नाम बोलें तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ये चीज़ भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। यानी कि जो भारत की 2 मुख्य पार्टियां हैं, एक कांग्रेस और एक बीजेपी, तो बीजेपी के साथ जिसका अलायंस है उसको NDA बोला जाता है। और अभी हाल के वर्षों में ही 2 साल 3 साल पहले एक गठबंधन बना था। ऐसे पहले तो UPA बोला जाता था, उसके साथ जो कांग्रेस के साथ जिसका गठबंधन होता था पहले, तो उसको UPA बोला जाता था। लेकिन 2 साल पहले जो है एक महागठबंधन बनाया गया पूरे विपक्षी पार्टियों को मिला करके, जिसका नाम रखा गया इंडिया, ना इंडिया गठबंधन। आप नाम सुने होंगे, तो उसका नाम ध्यान रखिएगा, द इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। तो ये तो बात हो गई कि 2 उम्मीदवार कौन कौन थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसेस से कि ये बताइए कि ये जो अभी उपराष्ट्रपति का जो पद खाली हुआ, क्योंकि ये 5 वर्ष पूरे करने पर नहीं हुआ है, ये धनखड़ जी जो थे इनके पहले उपराष्ट्रपति, यानी हम कह सकते हैं कि जो 14वें उपराष्ट्रपति थे, तो कार्यकाल पूरा करने से पहले ही अपना त्यागपत्र दे दिए। तो
तो ऐसे कितने और उपराष्ट्रपति हुए हैं धनखड़ के अलावा, जो कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अपने उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे दिए। बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है, दो। वो जो है दो हैं, वो कौन कौन है? एक है बीवी गिरी और एक है आर वेंकट रमन। हालांकि ये चीज़ ध्यान देने वाली बात योग्य है कि जो बीवी गिरी और आर वेंकट रमन, ये दोनों जो अपना पद से त्याग पत्र दिए थे, तो वो दिए थे, राष्ट्रपति का पद खाली हुआ था किसी कारणवश, और वो राष्ट्रपति बनने के लिए अपने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिए थे। लेकिन जो धनखड़ जी जो हैं, ये पहली बार कोई उपराष्ट्रपति स्वास्थ्य कारणों से, स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर के, है कि नहीं, और अपने पद से इस्तीफा दिया है। हालांकि अब अगर हम श्रेणी की बात करेंगे इस कैटेगरी में, तो वैसे 3 उपराष्ट्रपति शामिल हो चुके हैं जो अपने पद पे रहते हुए उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कभी परीक्षा में। अब अगला क्वेश्चन है मिस्टर से, ये बताइए कि अभी जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तो इसमें मतदान कौन कौन करते हैं, यानी कौन कौन भाग लेते हैं मतदान में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, निर्वाचित सदस्य ही नहीं बल्कि मनोनीत सदस्य भी, सही बात है। यानी कि सिंपल आपको हम रिमाइंड करवा दें वो बात जो बोला गया, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों मेंबर जो होते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, इसके मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। बहुत ध्यान देने वाली योग्य बात है ये कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो लोकसभा का, राज्यसभा का और राज्यों के विधानसभा का, है कि नहीं, निर्वाचित सदस्य जो भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों का जो भी सदस्य, यानी कि मनोनीत और निर्वाचित दोनों भाग लेता है। हालांकि आपको एक बात बता दें कि पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन जो है मनोनीत किया जाता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान हटा दिया गया, और अब जो है राज्यसभा में कोई मनोनीत सदस्य, लोकसभा में कोई मनोनीत सदस्य नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा में भी मनोनीत सदस्य होते हैं। मनोनीत सदस्यों की संख्या जो होती है राज्यसभा में वो 12 है कि नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है मिस्टर से, आप ये बताइए कि जो उपराष्ट्रपति जो जीते सीपी राधाकृष्णन, तो इनको टोटल कितना वोट मिला चुनाव में, इनको टोटल कितना वोट मिला? चलिए बताने की स्थिति में नहीं है, आप बताइए मिसेस। आपको ही पता नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, ये आपको बता दें कि इनको जो है 452 वोट मिला, किनको? सीपी राधाकृष्णन को। और ये जो बी सुदर्शन रेड्डी जो थे दूसरे उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के, इनको 300 मत मिला। अब हम थोड़ा इसको डिस्क्राइब कर लें कि देखिए आखिर कितना टोटल वोट कितना था। तो देखिए टोटल वोट जैसे 543 सीट कहाँ है लोकसभा में, 543 सीट। 2 एंग्लो इंडियन पहले होता था, लेकिन अब तो होता नहीं है, वो सीट खत्म हो गया है। और राज्यसभा में जो है टोटल सीट है कितना, 245, है कि नहीं, जिसमें 12 को मनोनीत है, तो सब वोटिंग करता ही है, तो टोटल जी गिनेंगे, यानी 245 और 543 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 788 हो जाएगा। यानी 788 जो मेंबर थे वो राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि 7 सीट खाली है अभी चुनाव के दौरान जो है 7 सीट खाली था, 6 को राज्यसभा में और 1 को लोकसभा में। तो टोटल बचा कितना, 781। 781 सीट में जो है 14 को उम्मीदवार जो है वो मतलब 14 मेंबर जो है वोटिंग में शामिल नहीं हुए, है कि नहीं, वो वोट जो है देने ही नहीं गए। उस पर हम बात करेंगे किस पार्टी से बिलोंग करते थे वो, है कि नहीं। 14 को वोट देने नहीं गए, तो अगर हम 781 में से अगर वोट घटा दें 14, तो कितना बचा,
और उसके बाद फिर उसमें से 15 वोट जो है खराब हो गया, यानी कि अवैध घोषित हो गया, है कि नहीं। तो टोटल जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो मत मिला, है कि नहीं, वो हुए 4 और 300 452 वोट उनको मिला, सीपी राधाकृष्णन को, और 300 इनको, यानी 752 वोट ही जो है वैध मत हुआ। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। टोटल वैध मतों की संख्या कितनी हो गई? 752, जिसमें 452 सीपी राधाकृष्णन को, और 300 सीट जो मिला था, 300 वोट जो मिला था, वो मिला था वी सुदर्शन रेड्डी को। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है मिस्टर से कि वो बताइए कौन कौन ऐसी पार्टियां थी जो उपराष्ट्रपति के इस चुनाव में तटस्थ रही, यानी कि किसी को वोट नहीं किया वो पार्टी, वो जो है वोटिंग से दूर रहा। वो कौन कौन पार्टी थे? चलिए, एक का नाम आपको याद आ रहा है, बीजू जनता दल। चलिए सही है, बीजू जनता दल एक सही है। अच्छा, आप और बता सकते हैं विशेष आप? अच्छा, एक अकाली दल, हाँ सही है, यानी 2 सही है। एक और है भारतीय राष्ट्र समिति, ये भी एक पार्टी है। तो ये 3 पार्टियां ध्यान रखिएगा। एक जो है बीजू जनता दल, जो कि बीजेपी का सहयोगी पार्टी भी रहा है उड़ीसा में, और एक अकाली दल जो पंजाब का पार्टी है, एक तरह से पंजाब में भी बीजेपी का सहयोगी रहा है, और एक भारतीय राष्ट्र समिति है। ये 3 पार्टियां जो है चुनाव में तटस्थ रही, न तो सीपी राधाकृष्णन को वोट किया और ना ही बी सुदर्शन रेड्डी को वोट किया, किसी को वोट नहीं किया। और उसके टोटल सांसदों की संख्या जो थी उन तीनों के पास 14 थी। तो 14 वो जो है वो वोटिंग में शामिल नहीं हुई। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है कि नहीं। अब हम बात कर लेते हैं कि उपराष्ट्रपति का जो ये जो मतलब दिनांक की, कब इसका वोटिंग हुआ और कब रिजल्ट हुआ, कब इसका घोषणा हुआ। तो सबसे पहले आप यही बताइए मिसेज कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ, ये कब, इसका चुनाव कब हुआ, किस तारीख को चुनाव हुआ, और जिस दिन चुनाव हुआ उसी दिन उसका रिजल्ट भी आ गया था। तो डेट बताइए। हाँ, 9 अगस्त सही है, यानी 9 अगस्त 2025 को सॉरी 9 अगस्त 2025 को जो है वोटिंग हुआ, उसी दिन उसका परिणाम में आ गया। हालांकि चुनाव आयोग इसका अधिसूचना जो है 7 अगस्त 2025 को निकाला था, है कि नहीं, और 21 अगस्त तक इसका नामांकन करवाना था, है ना। और ये प्रक्रिया जो है पूरा पूर्ण हुआ 9 अगस्त 2025 को। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रपति का जो पद होता है कि नहीं, राष्ट्रपति का जो पद होता है, सॉरी उपराष्ट्रपति का जो पद होता है, वो किस अनुच्छेद के तहत होता है, यानी किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा मिस्टर? हाँ बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में यह बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और लगे हाथ 64 में ये बताया गया है कि वो जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। पदेन सभापति का मतलब ये होता है कि जो भी आदमी उपराष्ट्रपति होगा वही व्यक्ति राज्यसभा का सभापति होगा, है कि नहीं, यानी कि राज्यसभा के कार्य संचालन का भार उन्हीं को रहेगा। देखिए, ऐसे उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का मेन काम जो होता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में होता है। वो उपराष्ट्रपति का कार्य तब उनके पास आता है जब कोई राष्ट्रपति किसी भी स्थिति में वो अपने पद पे काम करने योग्य नहीं होते हैं, या तो उनका अचानक मृत्यु हो जाए, या तबीयत खराब हो जाए, या कहीं छुट्टी पे चले जाए, तब जो है वो फिर वो उपराष्ट्रपति के रूप जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति के रूप में फिर काम करेंगे। तो एक्चुअली उपराष्ट्रपति के रूप में कोई काम नहीं करना है उनको, या तो काम करेंगे राज्यसभा के सभापति के रूप में, या तो काम करेंगे भारत के राष्ट्रपति के रूप में, है कि नहीं। तो ये चीज़ भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, है ना। अच्छा चलिए आगे बताइए, इनका मिसेज आप बताइएगा। हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी है, सब है, सब आप पहले से भी जानते होंगे कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिन का होता है। गुड, 5 साल। 5 साल का कार्यकाल होता है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ जानने की बात है, जैसे अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव जो हुआ
तो इसे धनखड़ जी का पूरा कार्यकाल नहीं हुआ था। तो क्या ये चुनाव जो हुआ है ये क्या धनखड़ जी के शेष कार्यकाल के लिए हुआ है या इनका चुनाव फिर से 5 साल के लिए हुआ है? हाँ, गुड। ये इनका चुनाव जो है फिर से 5 साल के लिए हुआ है। यानी कि ये जो है सिर्फ ऐसा नहीं कि धनखड़ जी मान लिया कि 2 साल उपराष्ट्रपति रहे तो शेष कार्यकाल 3 साल और बच रहा था, उसके लिए नहीं हुआ है। उनका कार्यकाल जो है इनका जो नए सिरे से शुरू होगा, यानी 5 साल ये पूरा कंप्लीट करेंगे। जो सीपी राधाकृष्णन बने हैं भारत के उपराष्ट्रपति, तो ये 5 साल पूरा करेंगे। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, अब हम कुछ और बात कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ जटिल क्वेश्चन है कि ये वोटिंग प्रक्रिया कैसी होती है, यानी किस प्रकार से जो है इसका मतदान किया जाता है। हाँ, गोपनीय तो ठीक है, गोपनीय मतदान किया जाता है। ऐसे गोपनीय मतदान किया जाता है, देखिए इसका एक चीज़ समझिए। जैसे कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी इस बार भी हुआ कि कुछ वोट जो लग रहा था कि जिसे यहाँ पे आंकड़ा ऐसा लग रहा था कि जो एनडीए गठबंधन है तो इनके पास 322 उसके आसपास ही सीट है सांसद का, ऐसा लग रहा था। लेकिन इनको वोट मिल गया कितना, 452 है कि नहीं, माने कम, इसे जितना इनको उम्मीद था उससे ज़्यादा वोट मिला। तो इसका मतलब कि क्रॉस वोटिंग हुआ है, यानी कि जो कांग्रेस के पक्ष के लोग थे वो भी वोट कर दिए हैं इनको। तो यानी एक गोपनीय होता, कौन किसको वोट दिया है कोई जानता नहीं है कि नहीं। तो ये बात है, पहली बात तो ये है। हालांकि इस प्रक्रिया को जो कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर जो है वोटिंग किया जाता है कि नहीं। तो ध्यान रखना ये चीज़ कि हालांकि ये प्रक्रिया है क्या, इसको समझने वाली बात है। जैसे देखिए, मान लिया जाए कि ये जो है टोटल हम बात कर रहे थे कि टोटल अगर सांसदों की संख्या की बात करें तो कितना हो जाता है, लोकसभा और राज्यसभा मिला करके 788 हो जाता है कि नहीं। टोटल जो है 788, तो टोटल सीट है कितना, 788। अगर पूरा राज्यसभा लोकसभा का सदस्य सब कोई एब्सेंट नहीं हो, कोई सीट खाली नहीं हो, तो किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए मतलब 395 को सीट आना चाहिए, उसको 395 वोट पड़ना चाहिए, है कि नहीं। ऐसा क्राइटेरिया है। हालांकि इस पर क्राइटेरिया 6 सीट कम था, तो उस हिसाब से मान के चलिए 3 कम जाएगा। तो इस पर 391 के आसपास आना चाहिए था किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए, 91 92 मान के चलिए। तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि आया जीतने वाले का जो जीता उसको कितना वोट मिला है, 422। तो कोई क्रॉस वोटिंग करके भी इसको वोट मिला है इनको, 452 वोट मिला है इनको, है ना, सीपी राधाकृष्णन को, है ना। तो यहाँ पे हम ये बात करना चाह रहे हैं कि जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होता है, तो अगर दो उम्मीदवार खड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। एक को इतना वोट मिला, काम क्लियर ख़त्म। लेकिन मान लीजिए कि 3 उम्मीदवार होता, लेकिन फिर भी जानते हैं अगर 3 उम्मीदवार भी होता तो जीतने वाले उम्मीदवार को मान लो टोटल जितना भी एमपी है सारा वोट करेगा, कोई सीट खाली नहीं है, तो उसको 395 सीट चाहिए था, 395 वोट चाहिए था किसी भी जीतने वाले उम्मीदवार को। और मान लें मैदान में 3 उम्मीदवार खड़ा रहता, सपोज ऐसा होता नहीं, जल्दी कभी हुआ नहीं है कि नहीं। लेकिन अगर होता ऐसा तो उस स्थिति में क्या होता, तो वैसी स्थिति में ही वोटिंग का जो है वैल्यू होता है। जिसका जैसे थर्ड पोजीशन आएगा समझो उसका वोट का वैल्यू ख़त्म हो जाता है, उसको हटा दिया जाता है। मतलब हमारी काउंटिंग होगा तो उसमें फर्स्ट राउंड का काउंटिंग होगा, तो जिसका लास्ट पोजीशन आएगा, थर्ड रैंक आएगा, तो उसके वोट को, यानी उसको जो पहला नंबर का वोट मिला है, वो समझो कि इसे कोई भी जो वोट करता है ना इस स्थिति में, तो उसको इसे मान लें तो 3 उम्मीदवार है, तो पहला नंबर पर आप किसको चॉइस कर रहे हैं, उसमें चॉइस देना होता है। जो वोटिंग करता है उसको चॉइस देना होता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। यानी हम पहले किसको पसंद करते हैं, उसके बाद सेकंड में किसको पसंद करते हैं, ऐसे वोट करना होता है कि नहीं। तो उस स्थिति में मान लीजिए जो थर्ड रैंक लाता था या लाएगा, तो उसको वोटिंग प्रक्रिया से हटा दिया जाता है। और फिर उसका वोट जो है ये दोनों को दिया जाता है कि जिसमें से मान लीजिए कोई सेकंड रैंक में दिया हुआ था किसी का नाम, तो उसको समझ के वो एक वोट उसको मान लिया जाएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से जो है फिर उसको किया जाता है कि 395 तक जब हो जाएगा, अब 2 उम्मीदवार बचा तो हो रही है, किसी न किसी एक को तो होगा ही उतना वोट, है कि नहीं। तो इस प्रकार से स्थिति रहती है। तो ये चीज़ आपको जानने वाली बात था, है कि नहीं। इससे संबंधित अगर और क्वेश्चन हम जाने, चलिए बताइए। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई आदमी अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाह रहा है तो उसको
कितना प्रस्तावक और कितना अनुमोदक चाहिए? हाँ बताइए। बिल्कुल सही उत्तर है। यानी कि उसको 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता प्रावधान तो हजारों आदमी जो है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है कि नहीं। तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आपको टोटल कम से कम 40 सांसदों का समर्थन चाहिए। यानी 20 को प्रस्तावक के रूप में और 20 को अनुमोदक के रूप में, यानी 40 सांसदों का आपको समर्थन रहेगा तभी आप चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। ये रहा। और इस चुनाव का पूरा प्रक्रिया कौन करवाता है? चुनाव आयोग करवाता है। चलिए तो ठीक है, हाँ ये चुनाव आयोग करवाता है। चलिए तो चलिए अच्छा रहा आज का बातचीत। अगर आप लोगों को भी कोई संबंध में इस उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिए, उसका जवाब देने का हम पूरा प्रयास करेंगे, है कि नहीं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।